स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। आज हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के ही आगे के कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक सीरीज चल रही है, तो जिन लोगों ने पहले वाले सारे वीडियोस को देखा नहीं है, पहले वो सब चेक करते हुए ही सीक्वेंस को फॉलो करके आगे बढ़े। और इसके पहले कि चैप्टर 5 आज हम लोग स्टार्ट करें, चैप्टर 4 और चैप्टर 3 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। ये तो आप लोगों को पता है, चैप्टर 3 में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई है और चैप्टर 4 में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस दोनों चैप्टर को मिला करके कि कई बार आप लोग देखिएगा मेंस में भी पूछ लेते हैं कि अंदर शॉर्ट नोट्स लिखना होता है इन सारे टॉपिक्स पे कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेसिशन एंड रेक्टिफिकेशन। स्पेसिफिकली फैक्ट में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए आज मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों को पहले बता दूं। तो पहले ये समझ लीजिए कि रेसिशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन डिस्टिंक्शन है, रेक्टिफिकेशन यानी क्या, चीजों में सुधार करना। कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, उसको अगर वापस से ठीक करना है ना। कॉन्ट्रैक्ट उसमें सबसाइड नहीं कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता ही रहता है उसमें, बस उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं या फिर कोई रेक्टिफिकेशन करके उसको वापस से एग्जीक्यूट करवाया जाता है, इन्फोर्स करवाया जाता है। तो ये हुआ हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि चैप्टर 3 बात किया है। और रेसिशन यानी कैंसिल कर देना, बिल्कुल से उसको खत्म कर देना। और रेसिशन हो जाने के बाद पार्टीज को फर्दर कोई ओब्लिगेशन नहीं रहती है उसको निभाने की। प्रीवियस जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसको फिर से हम लायबल नहीं है, किसी तरह की ओब्लिगेशन हमारे अंदर नहीं रह जाती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग उसके लिए फ्यूचर में कुछ भी सोचे। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन रेसिशन एंड रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का होता है, रेसिशन हो जाने के बाद फिर से हम लोग रेसिशन कर सकते हैं, यानी एक बार रेक्टिफाई करने के बाद उसको हम लोग कैंसिल चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बाद फिर से उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो का चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बताया। अब आते हैं हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि चैप्टर 5 है। तो ये इसमें 3 सेक्शंस हम लोग बस देखेंगे और बहुत ही आसान है और तुरंत कवर हो जाएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को जितने भी सेक्शंस बताए हैं, यह आप लोग ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ये हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक दो जो क्वेश्चंस है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट हुआ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ने के लिए, हम लोग किस सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो मैं आप लोगों को इस एक्ट का जब भी वीडियो खत्म हो जाएगा सीरीज, जब हम लोग लास्ट सेक्शन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं स्टेट जुडिशियरी में मेंस के लिए, तो वो आप लोगों को एक वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोग को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, जहां पे बात हुई है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है 31 कि व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर्ड, कब कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका कि हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, तो उसका कैंसलेशन कब करवाया जाएगा, कब ऑर्डर किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो यही है सेक्शन 31। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट जो कि वॉइडेबल है और उसको अगर टाइम से कैंसिल नहीं किया जाता है, तो जो पार्टी है उसको इंजुरी, सीरियस इंजुरी हो सकता है उसको अलाइव रखने से। तो उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यही है बेसिक 31 सेक्शन। उसका सब सेक्शन 1 यही है कि एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल एंड हु हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट, और जिसको कि ऐसा लग रहा है कि वैसा डाउट है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट का होना इज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग में कॉज हिम सीरियस इंजुरी। मैंने अभी बताया कि अगर उसको आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया जाए तो उसको सीरियस इंजुरी हो सकता है। तो उस केस में वो सू करेगा, मे सू टू हैव इट एडजस्ट वॉइड और वॉइडेबल एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन सो एडजस्ट इट एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसल। ठीक है, उसका कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, ऐसा नहीं कि हम लोग बस एप्रीहेंड कर दे कि ऐसा हो रहा है। कोर्ट उसमें अपना डिस्क्रिशन उसको देखेगा, सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो उसको कैंसिल करेगा कि नहीं। यही सबसेक्शन 1 बताता है ऑफ सेक्शन 31। अब सबसेक्शन 2 बता रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर वो रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर वो
रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, कोई भी बहुत बार सुनिएगा कि सेल डीड है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, उसको रजिस्टर ऑफिस में पहले रजिस्टर करवा लो, सुनने में आता होगा, तब वो बहुत ज्यादा पुख्ता बनेगा। तो अगर वैसा हुआ है उस केस में कैंसिलेशन कैसे किया जा सकता है? आजकल फ्रॉड तो काफी सारे लोग करते हैं, बिल्डर वगैरह बहुत ज्यादा इस सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और जेन्युइन पब्लिक को पता नहीं होता है कि इस तरह से हो सकती है चीजें। तो जो हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के पर्सन्स हैं, तो हम लोगों को ये सब छोटी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग अगर रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। द कोर्ट शैल ऑल्सो, तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा, तो कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री, कोर्ट जो है अपना डिक्री कि हाँ ये कैंसिल हो चुका है, उसका इंटीमेशन रजिस्टर्ड को देना होगा ना कि जिस ऑफिसर द्वारा वो हुआ है। तो कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड, जिस ऑफिसर के ऑफिस में रजिस्टर्ड हुआ है उसको एक मतलब नोटिस भेजेंगे कि ऐसा ऐसा डिक्री पास हो चुका है और ये कैंसिल कर दिया जा चुका है, तो उन लोगों को भी नॉलेज में रहेगा कि ऐसा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैंसिल कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। क्लियर? यही सब सेक्शन 2 बताता है। आई होप सेक्शन 31 अच्छे से समझ में आ गया। अब सेक्शन 32 है, वो बहुत ही आसान है। सिर्फ अगर एक्ट, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक्ट को समझा रही हूँ कि सेक्शन 32 है क्या। छोटा सा सेक्शन है और इसमें सेक्शन 32 में ये बात हुआ है कि जब इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसिल्ड, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को पार्शियली कब कैंसिल किया जा सकता है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट से एक से ज्यादा अधिक राइट्स अराइज होता है तब उसको पार्शियली कैंसिल कर सकते हैं। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ओब्लिगेशंस, डिफरेंट राइट्स को भी अराइज करता है, डिफरेंट ओब्लिगेशंस को भी अराइज करता है। तो उस केस में द कोर्ट में इन ए प्रॉपर केस कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेसिड्यू, पार्ट में उसको कैंसिल कर सकता है। सपोज 4 प्रॉपर्टी का किसी के साथ एग्रीमेंट बना है कि वो उसको रेंट पे जाएगा। अब उसमें से 2 प्रॉपर्टी ऐसा है जो कि अनडिवाइडेड है और 2 प्रॉपर्टी उसके खुद का है, बस वही सोल ओनर है, उसमें किसी का शेयर नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 प्रॉपर्टी है उसमें सपोज हिस्सेदारी है, बाकी लोगों की, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी का जब भी बंटवारा हुआ, जो मेन हेड है हमारे फैमिली के, वो उस प्रॉपर्टी को, सपोज मेरी 4 प्रॉपर्टी है, मतलब 4 प्रॉपर्टी मैंने सबलेट किया है किसी को, और वो 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी का अभी मेरे पास इकलौता मालिकाना हक नहीं है। तो वो 2 प्रॉपर्टी सपोज मेरे घर पे मेरे दादाजी उसको, अगर मेरे पास उसका कोई शेयर नहीं देते हैं, ठीक है, इन केस इस तरह का कुछ करते हैं कि किसी और को दे देते हैं, किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं, तो वो 2 प्रॉपर्टी में मेरा तो कोई किसी तरह का राइट नहीं रहा। तो मैं उस 4 में से 2 प्रॉपर्टी को अपने पास उसका किसी तरह का डीलिंग नहीं रख सकती, उसको लीज में नहीं दे सकती, उसको रेंट में नहीं दे सकती, क्योंकि उसका हक मेरे ऊपर नहीं है। तो इस केस में ये हो सकता है जब कोर्ट के पास जाए तो कोर्ट सिर्फ मेरे को जो बाकी 2 प्रॉपर्टी है उससे मेरी डीलिंग करवाएगी, और बाकी जो 2 है जिसको कि ट्रस्ट में सपोज दान कर दिया गया मेरे दादाजी द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी का मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो उसको कैंसिल करके बाकी 2 प्रॉपर्टी का वो लोग कर सकते हैं। कोर्ट जो है उसको परमिशन दे सकती है कि 2 को मैं कंटिन्यू करूं और बाकी 2 को मैं जाने दूं। क्लियर? इसी से पार्ट जो परफॉर्मेंस है हो सकता है। ये हो गया सेक्शन 32। अब आते हैं सेक्शन 33 जो कि बहुत इजी है। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपेंसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। वही है कि अगर सपोज जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड या वॉइडेबल इन नेचर का है, उस केस में जो पार्टी जो कि अपना डिफेंड कर रहा है, सपोज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए एक मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कोर्ट को कह रहा है कि नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा ही दिया जाए, और मैं अपने आप को किस ग्राउंड पे रोकती हूँ कि नहीं जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइडेबल इन नेचर का है। वही है चीज कि वॉइडेबल है, तो उसमें जो मैं कुछ भी अगर उससे बेनिफिट ले चुकी हूँ पहले प्रीवियस में, तो उसको मैं रिस्टोर कर दूंगी, वापस कर दूंगी उसको, वो अगर वॉइडेबल इन नेचर का है। और अगर वॉइड है बाय रीजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है वो सारी डिटेल लिखी हुई है। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड है, पहले मैंने बताया वॉइडेबल है तो भी, और अगर वॉइड है सेक्शन 11 के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो भी उस समय अगर मैंने किसी तरह का कोई भी बेनिफिट उसमें से ले लिया है तो मैं उसको रिस्टोर कर दूंगी। यही है सेक्शन 33। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अगर
सब सेक्शन 1 ये बताता है, ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसको कि वो रिलीफ ग्रांट किया गया है। सपोज पहला सब क्लॉज यही बता रहा है कि अगर जिस पार्टी को रिलीफ ग्रांट किया गया है, मुझे रिलीफ ग्रांट किया गया है, तो मैं क्या करूंगी कि जो भी मुझे कंपेंसेशन वगैरह या जो बेनिफिट हुआ है वो मैं उसको रिस्टोर कर दूंगी या कंपेंसेशन कर दूंगी उसको। सामने वाले को अगर लॉस हो गया है तो उसके लिए मैं कंपेंसेशन दे दूंगी, या मैंने जो बेनिफिट लिया है उसको मैं वापस कर दूंगी। ये सबसेक्शन 1 कह रहा है। और सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जब डिफेंडेंट मेरे ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं अब रेजिस्ट कर रही हूँ कि नहीं, वो कोर्ट के पास जाके कह रही हूँ कि नहीं, कोर्ट में जज साहब को कर रही हूँ कि नहीं ये इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है, तो उस केस में अगर मैं रेजिस्ट कर रही हूँ तो भी जो भी मैंने बेनिफिट उठाया है वो मुझे रिस्टोर करना होगा। ये सेक्शन 32 का क्लॉज 2 का ए पॉइंट बताता है वॉइडेबल के बारे में, 2 पॉइंट बताता है वॉइड के बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 द्वारा अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो आई होप सेक्शन 33 भी समझ में आ गया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक का मेरा जितना एनालिसिस है। इंपॉर्टेंट तो देखिए सभी कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे सेक्शंस में आप लोगों को बता दूंगी, तो इसीलिए आज का चैप्टर 5 जो कि कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, इस बस 3 सेक्शन से कवर हो जाता है। तो आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार वीडियो प्ले कर लीजिए, स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं क्विक रिविजन के लिए, और आई होप इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी, काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो ये हो गया सेक्शन 33 और चैप्टर 5। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 6, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके पहले रुक जाइए, वीडियो को बंद मत कीजिए, उसके पहले मैं एक चीज और बताती हूँ कि ये हो जाने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सारे सेक्शंस, तो हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस तरह का एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के या फिर जो भी बन सकता है इससे इम्पोर्टेंट, तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कि हमारे इस चैनल में प्रिपरेशन अच्छे से आपकी हो रही है और आप लोग भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो इसीलिए हमेशा कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, खुद से पूरा देखिए और उसके बाद में रिवीजन कर लिया कीजिए, अपना नोट्स बनाया कीजिए। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो ऑब्वियसली लाइक करते हैं आप लोग, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।